बच्चों, आपने कभी ऐसे लोगों की भी कहानियाँ सुनी हैं जो रहते तो विदेश में हैं, पर वो इंडिया में आए और इंडिया की जो भी हमारी कल्चर है उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए और इन्फ्लुएंस्ड होके उन्होंने इंडिया के बारे में कई सारी चीज़ें लिखी, इंडिया के कल्चर के ऊपर, इंडिया के पीपल्स के ऊपर। और अगर हम बात करें हमारे आज के एसेस्ट की, तो ये भी तो ऐसी ही एक हस्ती हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे नए ऐसे को कवर करने की, और नए ऐसे के जो एसेस्ट हैं उनका नाम है E.M. फॉरेस्टर। E.M. फॉरेस्टर का आज जो हम ऐसे कवर कर रहे हैं वह है द स्टोरी। स्टोरी नॉर्मल हम कहानी की बात कर सकते हैं, पर एक ऐसे में इसको शामिल करना बहुत बड़ी बात है। एक ऐसे में जो एक्सट्रैक्ट ये हमारे को दिया गया है द स्टोरी, इसको हम पढ़ते हैं तो हम रीड आउट करते हैं कई सारी ऐसी चीज़ों को जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इट्स ओके, टुडे वी आर कवरिंग आवर फर्स्ट पार्ट अबाउट जॉन E.M. फॉरेस्टर एंड ऐसे। इट मीन्स हम हमारे फर्स्ट पार्ट में आपको इंट्रोडक्शन पार्ट भी कवर करते हैं। सो रेडी विद मी, बिकॉज टुडे वी आर कवरिंग अबाउट आवर एसेज एंड द इंट्रो पार्ट ऑफ द ऐसे। इट्स ओके, टुडे वी आर कवरिंग फर्स्ट पार्ट। और फर्स्ट पार्ट की जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं हमारे एसेज का पूरा नाम। About the author में, Edward Morgan Forster was born on 1st January 1879 in Marylebone, London, United Kingdom। हम सबसे पहले इनका पूरा नाम बताएं। इनका पूरा नाम है एडवर्ड मॉर्गन फॉरेस्टर। इनका बर्थ हुआ है 1 जनवरी 1879 में लंदन, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। यूनाइटेड किंगडम की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमने कई सारे जो कवर किए हैं हमारे ऑथर्स, हमारे एसेइस्ट, तो वो भी यहीं से बिलोंग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इनका प्लस पॉइंट क्या है, इनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी। तो ये हमें याद रखने में बहुत आसानी होती है। 1879 का बर्थ है इनका। इनके बारे में हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, ही वॉज एन इंग्लिश फिक्शन राइटर, एसेइस्ट एंड लिबरेटिस्ट। ये बहुत ही अच्छे इंग्लिश फिक्शन के ऊपर काम करने वाले हैं। इसके अलावा राइटर के साथ, एसेइस्ट के साथ में ही ये बहुत ही बड़े लिबरेटिस्ट के रूप में भी काम करने वाले पर्सन हैं। Forester's architect father died young, leaving Forester and his mother enough money to be comfortable for the rest of their lives। हम बात करें इनके फादर की, तो जब फॉरेस्टर सर मात्र 2 साल के थे तो इनके फादर की डेथ हो गई थी। लेकिन इनके जो फादर हैं वो बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे और उन्होंने अपने लाइफ में इतना पैसा कमाया था कि फॉरेस्टर सर और इनकी मदर जो है पूरी लाइफ आराम से रेस्ट करते हुए उस पैसे को यूज करके अपनी लाइफ को गोइंग ऑन कर सकते हैं। फॉरेस्टर आल्सो ट्रेवल्ड ट्वाइस टू इंडिया इन 1912 and 1921। The trips helped him begin and complete a passage to India in 1924। हमने आपको बात की थी फॉरेस्टर सर के बारे में। हमने आपको बताया था कि ये ऐसे लंदन के जो एसेइस्ट हैं, राइटर हैं, जो कि इंडिया में भी ट्वाइस बार आ चुके हैं, 2 बार आ चुके हैं। पहले आए थे 1912 में, 1912 में, एंड सेकेंड टाइम 1921 में। और ये जो इनकी 2 यात्राएं इन्होंने इंडिया में की है, इनसे ये बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए और इन्होंने 1924 में कवर किया अ पैसेज टू इंडिया, जो कि बहुत ही फेमस हुआ था ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत सारे इनको व्यूज़ मिले थे कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। which has since been read as an important early document of post colonialism। सबसे बड़ी बात है, पोस्ट कॉलोनिज्म की हम बात करते हैं तो वहाँ पे पैसेज टू इंडिया जो नॉवल है उसको बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के रूप में सबके सामने आज दिन तक रखा जाता है। यह सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। Forster was a member of the literary Bloomsbury set and a perceptive critic। सबसे बड़ी बात है कि जो फॉरेस्टर सर है वो मेंबर हैं लिटरेरी ब्लूमसर सेट के, और इसके अलावा वो पर्सपेक्टिव क्रिटिक की हम बात करते हैं। क्रिटिक के रूप में भी इन्होंने बहुत बड़ा आलोचनात्मक टिप्पणियां करना, आलोचनात्मक रूप से लिखना, जिसमें हम यह नहीं कर सकते कि वो किसी द्वेष भावना से लिखे जाते हैं।
कहीं कुछ फ्रस्ट्रेशन की वजह से लिखा जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आलोचनात्मक टिप्पणी का मतलब है कि ये काम किया गया है, इसमें ऐसा और होता तो और अच्छा लगता, या फिर अलग अलग जो क्रिटिक्स हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बारे में लिखते हैं। हम इनके बारे में 1930s की बात करते हैं तो हम देखते हैं इन द 1930s ही बिकेम एन इंक्रीजिंग प्रोमिनेंट पब्लिक वॉइस फॉर व्हाट द एकेडमिक लॉर्ड एनन डिस्क्राइब्ड एज लिबरल ह्यूमनिज्म। लिबरल ह्यूमनिज्म की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि 1930 इसकी हमने बात की आपसे, तो हम देखते हैं कि इन्होंने बहुत ही प्रोमिनेंट पब्लिक वॉइस, इट मीन्स आम लोगों की आवाज़ उठाने में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। इनकी जो एकेडमिक लॉर्ड एनन सर हैं, उन्होंने तो इनको क्या कह दिया, लिबरल ह्यूमनिज्म का खिताब दे दिया इनको। इट मीन्स इनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनके हिसाब से इन्हें यह ऑनर दिया गया। हम बात करें इनकी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं तो हम इनके और पब्लिकेशंस की बात करते हैं, उसमें हम इंक्लूड करते हैं ऑन द ईव ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही पब्लिश्ड वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस ऐसे, टू चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी, लेटर कॉल्ड व्हाट आई बिलीव। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था उसके हम कह सकते हैं कि ईव संध्या के समय की बात है, उन्होंने अपना एक और ऐसे पब्लिश किया था जिसका नाम पहले तो क्या था बच्चों, टू चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी, टू चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी, लेकिन बाद में उसका नाम बदल के रख दिया गया व्हाट आई बिलीव, मैं क्या विश्वास करता हूँ। तो यहाँ पे इनका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर काम करना, इट मीन्स वहाँ पे अपनी बातों को रखना भी इन्होंने इसको एज ए पब्लिकेशन ऐसे के रूप में लिया है। आज हम जो ऐसे कवर कर रहे हैं द स्टोरी, यह भी एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट है किसका, सी विद मी, दिस ऐसे इज द सेकेंड पार्ट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल। एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल का सेकेंड पार्ट हम इसे कह सकते हैं, और सेकेंड पार्ट ये जो एक्सट्रैक्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें द स्टोरी के बारे में एक नया ही रूप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इन्होंने कई सारे बुक्स लिखी हैं बच्चों। बुक्स में हम इंक्लूड करते हैं अ पैसेज टू इंडिया विच वॉज रिटन इन 1924 की बात कर रहे हैं, पैसेज ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो ये इनका सबसे अच्छा संग्रह माना जाता है। एक और है हॉवर्ड्स एंड इन 1910 का कवर किया गया हॉवर्ड्स एंड, जहाँ पे इन्होंने पूरा उस टाइम की सिचुएशंस के ऊपर अपनी बातें रखी है। अ रूम विद अ व्यू 1908 की इनकी रचना है। एक ऐसे कमरे के बारे में बात की गई जहाँ पर कि आप अगर व्यू करते हैं तो कितनी सारी चीज़ें चारों तरफ देखने को मिल रही हैं, लेकिन व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस एंड व्हाट इज़ द वीकनेसेस ऑफ दीज थिंग्स, एक एक चीज़ को इन्होंने वहाँ पे एब्रिविएट करने की कोशिश की है। एक और मेन ऐसे 1911 का इनका है जिसमें हम देखते हैं द सेलेस्टियल ऑमनिबस। द सेलेस्टियल ऑमनिबस के अलावा भी इनकी रचना है 1907 की द लॉन्गेस्ट जर्नी, बहुत लंबी यात्रा वृतांत के रूप में लिखा गया है ये। इसके अलावा भी हम देखते हैं फॉरेस्टर सर की कई सारी जो बुक्स हैं, कई सारे नॉवेल्स, कई सारे ऐसे जो हैं, स्टोरीज जो हैं वो हम सबके सामने आई हैं। हम बात कर रहे हैं इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ की, तो शॉर्ट स्टोरीज़ में मेन है द मशीन स्टॉप्स, जब कोई भी मशीन है वह स्टॉप हो जाती है तो क्या होता है। सेकंड वन इज द एटर्नल मोमेंट एंड द नेक्स्ट वन इज द सेलेस्टियल ऑमनिबस। सेलेस्टियल ऑमनिबस को जब हमने बुक्स में कवर किया था तब भी आपको बताया था, और यहाँ पे भी हम इसको एक शॉर्ट स्टोरी के रूप में आपको बता रहे हैं कि कैसे शॉर्ट स्टोरी में इसको कवर किया गया है। हम बच्चों इनके अवार्ड्स की बात करते हैं कि इन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या अवार्ड्स को अचीव किया है, तो हम देखते हैं द जेम्स स्ट्रैट ब्लैक मेमोरियल प्राइज फॉर फिक्शन वर्क के लिए इनको दिया गया द जेम्स स्ट्रैट ब्लैक मेमोरियल प्राइज। इसके अलावा ये कई बार नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किए जा चुके थे। कई बार इनको ये भी मौका मिला, इनकी जो बुक्स हैं, इनका जो वर्क है उसको नोबेल प्राइज़ की श्रेणी में भी इंक्लूड करने के लिए नॉमिनेशन दिया गया था। अवार्ड्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं E. Forrester Award is $20,000 award given annually
to an Irish or British writer to fund a period of travel in the United States. इनके खुद के नाम पे $20,000 का अवार्ड दिया जा रहा है, और इस $20,000 के अवार्ड की हम बात करते हैं तो ये किसको दिया जाएगा बच्चों? आयरिश पीपल होना चाहिए या फिर वो ब्रिटिश राइटर होना चाहिए, और जब वो यूनाइटेड स्टेट्स में अपनी यात्राएं कर रहे हैं उस दौरान जो भी वर्क करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए उनको ये अवार्ड देके सम्मानित किया जाता है। और स्पेशली कौन होना चाहिए बच्चों? वह व्यक्ति होने चाहिए या तो आयरिश या ब्रिटिश राइटर। इसके अलावा इस अवार्ड की और बात करते हैं कि इसको एडमिनिस्ट्रेटेड कौन कर रहा है, कौन इसको दे रहा है। दिस अवार्ड इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स जो है वह इस फॉरेस्टर सर के नाम का जो अवार्ड है $20,000 का, उसको पूरा उनका एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही हैं। हम E.M. फॉरेस्टर सर के डेथ की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं? E.M. फॉरेस्टर वॉज डाइड ऑन 7 जून 1970 इन कॉन्वेंट्री, यूनाइटेड किंगडम। 1970 तक की ये जो इनकी यात्रा है, 1879 1 जनवरी से लेके, तो हम देखते हैं कि 7 जून 1970 तक की इनकी ये जो यात्रा है, इन्होंने अपने वर्क्स में, इट मीन्स इन्होंने अपनी लाइफ में जो भी वर्क्स किए उनमें बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करके हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन का काम किया है। हम हमारे इस स्टोरी की बात करते हैं, इस ऐसे की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले आज हमारे इस फर्स्ट पार्ट में इंट्रो पार्ट कवर करते हैं, जिससे कि आपको एक बेस मिल जाता है कि हम ऐसे में क्या क्या रीड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इन दिस ऐसे द राइटर सैड दैट मैन सिंस द टाइम इमोरल लाइक्स स्टोरी। इस ऐसे को कवर करते हैं तो जो हमारे राइटर है वो यह कह रहे हैं कि जो टाइम की इमेमोरियल लाइक्स स्टोरी है उनके बारे में बताया जा रहा है। ही सेज दैट नॉवल टेल्स अस ए स्टोरी। यह नॉवल जो है वो एक कहानी कह रहा है। अकॉर्डिंग टू हिम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हैव डिफरेंट अप्रोच टू अ नॉवल। अब ये अलग बात है कि अलग अलग तरह डिफरेंट टाइप के जो पीपल हैं उनकी जो अलग अलग सोच है उसी अनुसार वो इस नॉवल तक अप्रोच कर पाते हैं। हमने एक और हमारा ऐसे गुड बुक्स के ऊपर कवर किया था बच्चों, तब भी हमने आपको ये चीज़ स्पेशली बताई थी कि वट एवर यू आर रीडिंग, आपको उसका थीम मीनिंग्स जो हैं वह निकालने चाहिए, तभी आप उसकी अच्छाइयों तक, उसकी जो मीनिंग है उसको ग्रेसअप कर पाएंगे। सेम हियर कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पीपल हैं, जब इनके नॉवल को पढ़ते हैं तो वो डिफरेंट अप्रोचेस से उसको माइंड आउट करते हैं, सोचते हैं। सम ओनली लाइक इट्स स्टोरी where some others want higher forms of literature in it। कई तो सिर्फ क्या करते हैं, इसको एज ए स्टोरी पढ़ा, रीड आउट किया, छोड़ दिया, जबकि कई जो दूसरे पीपल्स हैं वो क्या करते हैं, वो इसको लिटरेचर के बहुत ही हायर फॉर्म के रूप में इंक्लूड करते हैं। वो कहते हैं अरे साहित्य का बहुत ही उम्दा प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है, बहुत ही उम्दा रूप से इस काम को लिखा गया है, और वो वही व्यक्ति होते हैं जो उस चीज़ को ग्रेसअप कर पाते हैं। He says man always likes a story that has an element of suspense in it। और सबसे बड़ी बात है कि ये क्या कहते हैं कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो उन्हीं स्टोरीज़ को सुनना पसंद करते हैं, उन्हीं स्टोरीज़ को पढ़ना पसंद करते हैं जिनमें कोई ना कोई सस्पेंस हो, तभी हम कहते हैं अरे अब पता नहीं आगे क्या होगा, हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, अब आगे क्या होगा, हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। आपने भी ये चीज़ें जब आप कोई बहुत ही अच्छा नॉवल कवर करते हैं तो ज़रूर देखी होगी। He says that our daily life does have time sense, however we can ignore it। सबसे इम्पोर्टेंट बात कही है सर ने कि हाँ, ये डेली लाइफ में हम टाइम के सेंस को, कई बार हम क्या करते हैं 4 घंटे फेसबुक पे चले गए, कई बार हम क्या करते हैं अपने दोस्तों की मंडली में बैठ गए हैं और टाइम को कब पास कर लिया पता ही नहीं चला।
फॉरेस्टर सर कहते हैं कि टाइम जो सेंस है उसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, आपको टाइम सेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। जबकि हम क्या करते हैं बच्चों, हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरह से टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन टाइम टेबल में होता क्या है, एक कॉल आ जाता है फ्रेंड का और आपका 1 घंटा वहाँ पे गया। तो ये जो 1 घंटे का आपका पोर्शन था ये तो आपने लैप्स कर दिया है। इसी तरह से आप फ्रेंड सर्कल में बैठ जाते हैं। तो बच्चों, टाइम के प्रीशियस को ना सिर्फ हम कह रहे हैं बल्कि फॉरेस्टर सर भी इसको आपको समझा रहे हैं। इन एनी स्टोरी और नॉवल वी कांट इग्नोर टाइम। कोई भी हम कहानी पढ़ते हैं, कोई भी हम नॉवल पढ़ते हैं, तो हमें उस टाइम सीक्वेंस की टाइमिंग के बारे में भी ध्यान रखना ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से सेंचुरी का नॉवल पढ़ रहे हैं, उस टाइम बीइंग में क्या क्या इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उन इंसिडेंट्स को कवर किया जा रहा है, उनके बारे में बातें की जा रही है, उनके बारे में बताया जा रहा है। तो उनको कवर करना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात होती है। उन्हें भी हम टाइम इग्नोरेंस नहीं कर सकते हैं। द स्टोरी स्ट्रिक्टली फॉलोज द टाइम सीक्वेंस। और बार बार हम जो टाइम की बात कर रहे हैं उसके पीछे रीज़न ही यही है कि ये फॉरेस्टर सर क्या कहते हैं कि यहाँ पे यह जो स्टोरी जो लिखी गई है इसमें टाइम सीक्वेंस को स्ट्रिक्टली फॉलो अप किया गया है। टाइम सीक्वेंस के हिसाब से ही सारी चीज़ों को इंक्लूड करके बताया गया है। टाइम इज़ द बेसिस ऑफ एवरी नॉवल। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी समय विशेष को हम लेते हैं, वह समय विशेष ही नॉवल की रचना करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। स्टूडेंट्स, हेयर वी आर रीडिंग अबाउट E.M. फॉरेस्टर सर। E.M. फॉरेस्टर सर के बारे में हमने आपको बताया कि कैसे 2 बार इन्होंने इंडिया की यात्रा की। कब कब की बच्चों, रिकॉल करिए हमारे साथ। इन द ईयर 1912 एंड इन द ईयर 1921। और हमने देखा कि इन्होंने हमारे यहाँ इंडिया से भी बहुत कुछ चीज़ें सीखी है। इन्होंने इंडिया के ऊपर अ पैसेज थ्रू इंडिया 1924 में नॉवल लिखा। इनको कई बार नोबेल प्राइज़ से नॉमिनेट किया गया। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इनके नाम पे $20,000 का जो अवार्ड दिया जा रहा है उसकी भी इम्पोर्टेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है बच्चों? क्योंकि आप खुद इमेजिन करिए कि कोई व्यक्ति इतना अच्छा काम कर रहा है, तभी तो वह इतने पॉपुलर स्टेज पे पहुंच गया है कि उनके नाम से अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। तो हमेशा हमें भी इस ऐसे का फर्स्ट पार्ट, इंट्रो पार्ट को कवर करते हैं तो हमें भी यही इंस्पिरेशन मिलती है कि वी विल डू मच बेटर इन आवर लाइफ, कि हमें भी एक अलग पहचान मिले, हमें भी एक अलग काम करने का मौका मिले। हो बच्चों, आप मेरे साथ रीड आउट कर रहे थे हमारा फर्स्ट पार्ट। फॉरेस्टर सर के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी हुई। हम जो ऐसे कवर कर रहे हैं द स्टोरी, उसका इंट्रो पार्ट समझ के आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम सीक्वेंस का ध्यान रखना है, टाइम की इम्पोर्टेंस का ध्यान रखना है। नॉवल या स्टोरी किस टाइम बीइंग में लिखी गई है, उस टाइम बीइंग की सिचुएशंस को हमें ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे ऐसे रीडिंग। तब तक बने रहिए बिंदु के साथ। नमस्कार।